दोस्तों, जरा सोचिए। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया साम्राज्य डिज्नी और मार्वल है, जो एक सिंगल सुपर हीरो फिल्म बनाने के लिए 1000-2000 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा देता है। और दूसरी तरफ जापान का एक छोटा सा एनिमेशन स्टूडियो है, जो सिर्फ 150 करोड़ रुपए के बजट में एक ऐसी एनिमे फिल्म बनाता है जो हॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटा देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डीमॉन स्लेयर, जिसने साल 2025 में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 6,500 करोड़ रुपए 793 मिलियन बटोर लिए। इसने हॉलीवुड की सुपरमैन को भी पीछे छोड़ दिया। क्या आप जानते हैं, जहां हॉलीवुड और मार्वल का बॉक्स ऑफिस लगातार सिकुड़ रहा है, वही एनिमे का ग्लोबल मार्केट हर साल नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और हमारा बॉलीवुड, वहां तो कमाई के सारे आंकड़े ही उल्टे चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे बड़े मनोरंजन उद्योगों एनिमे, हॉलीवुड, मार्वल, डीसी, डिज्नी और हमारे अपने बॉलीवुड की तिजोरियों को खोलेंगे। हम देखेंगे कि असल में निवेश कौन कर रहा है और सबसे तगड़ी कमाई किसकी हो रही है। इस आर्थिक युद्ध का पूरा सच आज आपके सामने आएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि इस जंग का असली विजेता कौन है। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से कि इस इंडस्ट्री का बाजार कितना है। अगर हम वैश्विक एनिमे बाजार की बात करें तो साल 2025 में इसका मूल्यांकन लगभग 3.1 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 37.7 बिलियन से 42.4 बिलियन था। और यह बाजार थमता नहीं दिख रहा है। साल 2034 तक इससे बढ़कर लगभग 8 लाख करोड़ रुपए, यानी 96.9 बिलियन होने का अनुमान है, जिसका वार्षिक वृद्धि दर लगभग 9.6% है। अब जरा हॉलीवुड की तुलना कीजिए। साल 2025 में हॉलीवुड का कुल थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस संग्रह लगभग 33.5 बिलियन था, यानी एनिमे का कुल बाजार अब हॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस से भी बड़ा हो चुका है। हॉलीवुड की सबसे बड़ी कंपनी वॉल्ट डिज्नी ने साल 2025 में आप अपनी 16 फिल्मों से दुनिया भर में लगभग 6.58 बिलियन कमाए, जिसमें अकेले ज़ूटोपिया 2 ने लगभग 1.3 बिलियन का योगदान दिया। और हमारे बॉलीवुड का क्या हाल है? साल 2025 में पूरे भारतीय सिनेमा ने मिलकर 13,395 करोड़ का ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस बिजनेस किया, जिसमें बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा का योगदान सबसे ज्यादा 5,504 करोड़ का रहा। यह सुनने में बहुत बड़ा लगता, लेकिन दोस्तों, अगर हम इसे डॉलर में बदले तो यह केवल 660 मिलियन बनता है। यानी एनीमे उद्योग हमारे बॉलीवुड से लगभग 60 गुना बड़ा है। अब बात करते हैं लागत की। यह वह जगह है जहां एनिमे उद्योग अन्य सभी उद्योगों को पूरी तरह से पछाड़ देगा। जापान में एक एनिमे सीरीज के लिए सिंगल एपिसोड बनाने में लगभग 1.3 करोड़ से 2.6 करोड़ रुपए का खर्च आता है। अगर कोई बहुत बड़ा शो है तो वह 4 करोड़ रुपए प्रति एपिसोड तक जा सकता है। यानी पूरी 12 एपिसोड की एक सीरीज लगभग 30 से 40 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन एनिमे इतना सस्ता कैसे बनता है? इसका एक बहुत ही कड़वा सच है: श्रम का शोषण। जापान में एक प्रवेश स्तर के एनिमेटर को साल का लगभग 6 से 12 लाख रुपए मिलता है। उन्हें हर महीने 200 से 230 घंटे काम करना पड़ता है, और इनमें 40% कलाकार फ्रीलांसर है, जिनकी कोई नौकरी की गारंटी नहीं है। अब इसकी तुलना हॉलीवुड से कीजिए। मार्वल या डीसी के एक फिल्म का बजट कम से कम 1600 करोड़ रुपए होता है। वहाँ अमेरिका में एक एनिमेटर का औसत वेतन ही लगभग 80 लाख रुपए प्रति वर्ष है। वहाँ की यूनियन के कड़े नियम है। और हमारा बॉलीवुड तो इस मामले में और भी अजीब है। बॉलीवुड का आधा से ज्यादा बजट केवल एक या दो मुख्य अभिनेताओं की फीस में ही चला जाता है। भारत के ए लिस्ट स्टार एक फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। नतीजा क्या होता है? फिल्म के राइटिंग, डायरेक्शन और वीएफएक्स के लिए बजट केवल चिल्लर बचती है। आदि पुरुष जैसी फिल्म 500 करोड़ में भारी भरकम बजट के बावजूद वीएफएक्स और खराब स्क्रीन प्ले के कारण बॉक्स ऑफिस पर आधे मुंह गिर गई। दोस्तों, सिनेमा टिकट बेचना तो सिर्फ एक शुरुआत है। असली अमीर वो है जिसकी बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लोगों के दिल और घरों पर राज करती है। इस मुद्रीकरण खेल का सबसे बड़ा बादशाह कौन है? जापानी एनिमे फ्रेंचाइज पोकेमॉन। क्या आप जानते हैं कि पोकेमॉन ने अपनी शुरुआत से लेकर अब तक
150 बिलियन से अधिक की कुल कमाई की है और इसका 100 बिलियन से अधिक का हिस्सा केवल खिलौनों, कपड़ों और पोकेमॉन ट्रेडिंग कार्ड्स की बिक्री से आया है। अकेले साल 2026 में द पोकेमॉन कंपनी ने लगभग 30,000 करोड़ रुपए 3.54 बिलियन का राजस्व और 6,600 करोड़ रुपए यानी कि 800 मिलियन का शुद्ध मुनाफा कमाया। इसके बाद हॉलीवुड की दिग्गज कंपनी डिज्नी आती है। डिज्नी केवल फिल्में नहीं बेचती, वह एक लाइफस्टाइल बेचती है। साल 2024 में डिज्नी ने खिलौनों और उपभोक्ता उत्पादों के लाइसेंस से 63 बिलियन का खुदरा बिक्री दर्ज करी। डीसी का बैटमैन फ्रेंचाइज 29.9 बिलियन के संचयी राजस्व के साथ एक विशाल मर्चेंडाइज मशीन है। एनिमे उद्योग में पारंपरिक रूप से एक प्रोडक्शन कमेटी मॉडल काम करता है। इसमें मंगा पब्लिशर, टाई कंपनी और टीवी स्टेशन मिलकर एनिमे का बजट तय करते हैं। एनिमेशन स्टूडियो को सिर्फ काम करने की फीस मिलती है और सारा मुख्य मुनाफा एक कमेटियां ले जाती है। लेकिन अब चाइनसॉ मैन बनाने वाले मप्पा स्टूडियो जैसे खिलाड़ियों ने इस सिस्टम को बदल दिया। उन्होंने फिल्म का पूरा बजट खुद लगाया और थिएटर के साथ साथ मर्चेंडाइज और गेमिंग का सारा मुनाफा सीधा अपनी जेब में रख लिया। अब समय आ गया है सबसे बड़े मुकाबले का, द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसने कितना लगाया और कितना गुना वापस आया। चलिए सीधा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। एनीमे चैंपियन, डेमन स्लेयर, इन्फिनिटी कैस्टल 2025। इस फिल्म का कुल बजट केवल 166 करोड़ रुपए था, यानी 20 मिलियन था और इसकी वैश्विक कमाई लगभग 6,500 करोड़ रुपए की थी, यानी 793 मिलियन। इसका थिएट्रिकल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहा 39.6%, यानी हर एक रुपए के खर्च पर लगभग 40 रुपए की कमाई। एनीमे चैलेंजर, चेनसॉ मैन, अनुमानित बजट लगभग 66 करोड़ रुपए 8 मिलियन और दुनिया भर की कमाई 1,580 करोड़, यानी कि 991.4 मिलियन। इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहा लगभग 24 गुना। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म ज़ूटोपिया 2 2025, अनुमानित बजट लगभग 1200 करोड़ रुपए, बॉक्स ऑफिस पर कमाई की 10,800 करोड़ रुपए की। इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रहा 8.6 गुना। यह शानदार है, लेकिन एनिमे के सामने बहुत बौना है। बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर धुरंधर 2 2026। इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1275 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी। लगभग 150 करोड़ रुपए के बजट का इसका थिएट्रिकल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8.5 गुना रहा, जो बॉलीवुड के लिए एक अभूतपूर्व संजीवनी है। बॉलीवुड डिजास्टर आदि पुरुष 2023। 500 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में केवल 375 करोड़ का कलेक्शन किया, यानी निर्माताओं को सीधे तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ा और इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट केवल 0.75 गुना रहा। तो दोस्तों, इस पूरे तुलनात्मक विश्लेषण से हमें क्या समझ मिलता है? हॉलीवुड आज अपनी पहचान के संकट से जूझ रहा है। वे अरबों रुपए खर्च करके भी दर्शकों को सिनेमा घरों तक लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी तरफ एनीमे उद्योग ने दुनिया को सिखाया है कि असली ताकत बजट में नहीं, बल्कि कहानी और गहराई की कलात्मकता और प्रशंसकों के साथ सीधे जुड़ाव में है। हालांकि एनीमे के निर्माताओं को अपने कलाकारों के वेतन में सुधार करना चाहिए ताकि यह आर्थिक रूप से अधिक टिकाऊ बने। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है एनीमे आने वाले समय में हॉलीवुड और सुपर हीरो फिल्म को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगा? और आपकी पसंदीदा एनिमे फिल्म या सीरीज कौन सी है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको गहन आर्थिक विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।